औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर कि रात 8:30 बजे तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद होनी चाहिए। हुकूमती मौक़िफ़। हुकूमत ने तवानाई बहरान की रोशनी में दुकानें रात 8:30 बजे बंद कराने का फ़ैसला किया है, लेकिन ताजर बरादरी ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। ये ताजर बरादरी पाकिस्तान की है या इंडिया की? क्या इन्हें पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा नहीं है? क्या कारोबारी तबका आज भी पाकिस्तान के मफाद पर अपने कारोबार और ज़ाती मफाद को तरजीह देंगे? जब मुल्क में बिजली बहुत कम पैदा हो रही है तो ये रात गए तक दुकानें और बाज़ार खोलने पर क्यों ज़ोर दे रहे हैं? ये दिन में भी काम करें और रात को जल्दी दुकानें बंद करें ताकि मुल्क की माशियत को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन ताजर बरादरी के मौक़िफ़ से ऐसा लगा है कि इन्हें पाकिस्तान की नहीं अपनी ज़ात की परवाह है। जब ताजर बरादरी जल्दी दुकान बंद कर देंगे तो सार्फिन या गाहक भी जल्दी खरीदारी के आदी हो जाएंगे। पंजाब में पहले शादी हाल, नाज़रीन आपको याद होगा कि पंजाब में नवाज शरीफ के दौर में शादी हाल जो थे वो 10 बजे पाबंद किया गया था। उनको सख्ती के साथ कानून पर अमल दरामद किया गया था। उस वक़्त शादी हाल मालिकान का कहना था कि जी ये जो रस्में होती हैं मेहंदी की या शादी की, ये ज़्यादातर रात के 10 बजे के बाद होती है। लेकिन हुकूमत ने कानून पर अमल दरामद करवाया और उस पर इम्प्लीमेंट हुआ और पाबंदी की गई। और वन डिश पर ये 2 चीज़ें बड़ी अहम थी जो उस वक़्त के हुक्मरानों ने, उस वक़्त की हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने ये 2 चीज़ों पर सख्ती से अमल करवाया गया था। इसी तरह अब ये दुकानें अगर रात 8:30 बजे बंद होती हैं और सुबह 8 बजे खुलती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने के दौरान कस्टमर भी यूज़ टू हो जाएगा और दुकानदार और ताजर बरादरी भी यूज़ टू हो जाएगी। ये एक सिर्फ अपने दिल को समझाने वाली बात है कि जी हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, हमारी ख़रीदारी कम हो जाएगी। ये नामुमकिन सी बात है। आपकी ख़रीदारी भी उसी तरह होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसी तरह रहेगा और बिजली का जो बहरान है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। नाज़रीन, कल मैं सलीम साफ़ी साहब के एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा, तैयबा फ़ारूक का एक स्कैंडल आया था और वो सलीम साफ़ी साहब के कल एक प्रोग्राम में उनके अपने व्लॉग में वो इंटरव्यू दे रही थी। यकीन करें कि उनका इंटरव्यू सुनकर मैं क्या बयान करूं कि रूह काम चाहती है कि ये हमारे मुल्क के जो रियासत मदीना के नारे लगाते थे, जो चेयरमैन नैब साहब बड़े बड़े दावे करते थे, ये अंदर से किस तरह के लोग होते हैं, कितने जालिम लोग होते हैं। उस खातून का कहना था कि मैं सबसे पहले, मेरा एक केस था नैब के हवाले से, मेरा केस था और वो खातून उसके बाद उन्होंने एक अपनी जो है वकालत शुरू की है, वो एडवोकेट भी हैं। तो वो बताती हैं कि मेरे पास मुझे फोर्स किया जाता था चेयरमैन नैब की तरफ से। ज़रा आप चेयरमैन नैब साहब का जावेद इकबाल साहब रिटायर होकर अपने चले गए हैं, तो अब वो खुल के अपना इंटरव्यू बयान कर रही हैं। उस वक्त तो उनके ऊपर वो बताती हैं कि मेरे ऊपर, मैं नैब की कस्टडी में, मैं और मेरा शोहर 2 माह नाजायज़ गलत रहे हैं और उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ और किस किस तरह ब्लैकमेल किया है। यकीन करें वो बताते हुए थोड़ी सी झिझक भी रही थी, शर्मा भी रही थी और उनकी बातें सच हैं कि ये लोग इतने जालिम हैं कि मुझे उस वक़्त ये फ्रेश ताज़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पोर्टल जो थी, इनका पोर्टल था वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर, कि मैंने अपना वो इस्तेमाल किया, पोर्टल पर शिकायत की, तो मेरे साथ वो सारी वीडियो भी थी मेरे जो मैंने पोर्टल पे लगाई। और मेरे साथ आज़म खान जो प्रिंसिपल थे, एक नाम और लेती हैं, पता नहीं क्या नाम लिया था उन्होंने, कि उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और मुझसे वो तमाम एविडेंस ले लिए गए कि जी हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हत्ता कि उनका कहना था कि मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मुलाकात हुई, मेरी कई दफ़ा मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि आपको इस रियासत मदीना का जिस हम नारा लगाते हैं आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला था। मुझे दिन रात ब्लैकमेल किया जाता था। एक एक दिन में इस्लामाबाद सिटी में 3 थानों में पर्चे दर्ज करवाए जाते थे और मैं फेस करती रही। यार उसका इंटरव्यू सुन के यकीन करें आपकी रूह काम जाएगी, इतने जालिम होते हैं ये लोग। और वज़ीर आज़म ने क्या किया कि इनके टीवी चैनल के मालिक कोई दोस्त है न्यूज़ वन के, वो बता रहे हैं न्यूज़ वन के, तो ये ऑडियो और वीडियो उस वक्त इमरान खान साहब ने लीक करवाई थी। आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने ये लीक करवाई थी, और वो वीडियो और ऑडियो उन्होंने अपने पास रख ली ताकि जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जा सके। यार ये क्या कुछ होता है हमारे मुल्क में, सुन के बंदा हैरान परेशान रहता है कि किस पे बात करे, किस लीडर पे एतबार करे, किस वजीर आजम पे एतबार करे। यार ट्रस्ट भी कोई चीज़ होती है। आपके नारे जो है अवाम के सामने कुछ होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड कमरों के अंदर आप कुछ और ही कर रहे होते हैं। हर कोई अपना अपना क्राइम छुपाने की, अपना अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता है। इन्होंने खान साहब ने वो ऑडियो और वीडियो क्यों अपने पास रखी हुई थी, और जावेद इकबाल को उन्होंने ब्लैकमेल किया करते थे उस वक़्त। हमें आज भी याद है कि वो किस तरह ब्लैकमेल होके इनके जितने वो केसेस थे वो बताती हैं कि ये बिलियन ट्री, प्रेस खट्टे के केस, ये तमाम जितने केस थे वो क्लोज कर दिए गए थे सिर्फ उस ऑडियो और वीडियो की ब्लैकमेलिंग से। कोई रियासत मदीना बनाने के नारे सब झूठे दावेदार हैं, कोई नहीं है। सिर्फ अपनी ज़ात, अपने मफाद के लिए सोचते हैं, अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं सोचता। खान साहब अब आप खुल के सामने आ चुके हैं। अपने दौरे इक़्तिदार में कहते थे कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा, जितना का आप ख़तरनाक होना था आपने वो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब ओपन हो रही हैं कि बनी गाला के अंदर क्या क्या होता था, माजरत के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन, जैसे जैसे ये पाकिस्तान के हालात 74-75 साल हो गए हैं, यकीन करें वही बात आ गई है जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये खुशियाँ, ये मोहब्बतें, ये सारा कुछ चंद हज़ार घरानों की ये लोनियाँ हैं। अवाम में, अवाम का कोई वाली वारस नहीं है, अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। अवाम अपनी हिम्मत के तहत जी रही है जहाँ तक वो जी सकती है। इसी तरह नाज़रीन हालात आपके सामने हैं, आप आए दिन रोज़ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं दुआ ज़ोरा का केस। मतलब कि हमारे मुल्क में इंसाफ का ये आलम है, इंसाफ का ये तराजू है कि दुआ ज़ोरा को पंजाब से बायाब करवाया गया और उसे सिंध हाई कोर्ट ले जाया गया। माँ बाप, यार जिसकी बेटी जिन्होंने पैदा की है वो अपना हक खो बैठे हैं। मान लिया कि दुआ ज़ोरा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि दुआ ज़ोरा ने अपने तौर पे शादी कर ली, अपनी पसंद की शादी कर ली, लेकिन यार वो जो माँ बाप थे उनका कोई हक नहीं था। उन्होंने बताया है, मैं कल देख रहा था उनका एक प्रोग्राम, वो बाप रो रहा था, कहता जी 5 मिनट मेरी बेटी मुझे मिली, सीने से लग के रोई और उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही थी, मुझे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने पूछा बेटा आप जज साहब को अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हो? कहते जी पापा मैं करवाना चाहती हूँ। कहते इतनी देर में पुलिस आई और एक सफ़ेद कपड़े वाला बंदा था, वो आया, उसका बाजू पकड़ा। तो मैंने कहा भी तुम कौन होते हो बाजू पकड़ने वाले मेरी बेटी के? कहता मैं इसका बाप हूँ। वो यार एक खाम खा तू कौन, मैं कौन, वो बाप बना हुआ था। वो कहता है कि भाई जो बच्ची का बाप था, कहता मैं उसका बाप हूँ, तुम कहाँ से कौन से नए बाप आ गए हो? तो वो उस बच्ची का लेडीज़ पुलिस थी, पुलिस वाले थे, और वो बंदा था जिसे बाद में कुछ बताया जाता है कि ये दलाली करता है, क्या करता है, सो बहरहाल कि वो 5 मिनट बाद पुलिस बच्ची को ले गई। तो मैं और मेरा वकील भागे भागे हाई कोर्ट के जज साहब के पास गए। तो जज साहब से कहा कि जज साहब वो बेटी जो है हमारी दुआ ज़ोरा वो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती है। तो उनका कहना था, उस बाप का कहना था, जज साहब ने कहा बयान हो गया, रिकॉर्ड हो गया, बस जाओ 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 फारग हो तुम लोग। यार वो लोग कहाँ जाएं, किसके पास इंसाफ ढूंढें? वज़ीर आला सिंध तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे हैं। अब वो मजबूर होकर कराची में
पूरी कराची उनके साथ, सिविल सोसाइटी, अजीज़ो कारब, दोस्त, महल्लेदार उनके साथ एहतजाज में शामिल हैं। और यार जिन्होंने की बेटी थी, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला, उसके बाद बड़ा किया, वो अपना हक खो चुके हैं। अगर अपनी पसंद की भी शादी करते तो मिलने से क्यों इनकारी, मिलने क्यों नहीं दिया जाता? इतने पावरफुल वो लोग हैं। इसका मतलब है कि कोई कानून नाम की चीज नहीं है। जिसका जो चाहे दिल करता है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि पैसे में ताकत है, वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और माँ बाप से वो बट्टी छीन के ले गए हैं। अल्लाह या इस हाफिज में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से ये मुल्क बना था, लेकिन माजरत के साथ ये मुल्क पता नहीं किस साइडों पे चल निकला है। हर कोई अपने अपने मफाद की तरफ भागा हुआ है। कोई किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं करता, कोई किसी की तरफ नहीं देखता कि वो किस तकलीफ में है, किस परेशानी में है, किस करब में, किस अजियत में मुब्तला है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर मजदूर तक, वो ख्वाह किसी भी हुकूमत का हो, सब एक जैसे हैं, कोई किसी का हमदर्द नहीं है। नाज़रीन माजरत के साथ कि थोड़ा सा बेटी का मामला था, मैं भी बेटियों वाला हूँ, यकीन करें आप भी बेटियों वाले हैं। हर आदमी के घर बेटियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, लेकिन जिस तरह ये वो जो है तैयबा फारूक का केस था कि किस तरह वो उस वक़्त के ज़ालिम हुक्मरानों ने, ज़ालिम नैब के चेयरमैन जो खातून के साथ सलूक किया, ये जो दुआ ज़ोरा के साथ हो रहा है, इसी तरह हज़ारों बच्चियाँ हैं पाकिस्तान में जिनके साथ ये गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान में नहीं, किसी इलाका गैर में रह रहे हैं। ये कोई इलाका गैर कंट्री है हमारा। क्या कह सकते हैं यार, पैसे में इतनी ताकत आ चुकी है कि कानून कह रहा है, कानून इंसाफ देने वाले कह रहे हैं कि जाए रिकॉर्ड हो चुका है बयान, बस ठीक है, फारग है। नाज़रीन अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे मुल्क के प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत करे और गरीब और मुतवस्सित तबके की अल्लाह सुब्हान ताला आसानियाँ पैदा करे, और ये गरीब 22 करोड़ आवाम की अल्लाह ताला हिफाजत करे। बेटियों की, बहनों की, माओं की, सब की हिफाजत अल्लाह सुब्हान ताला के ज़रिए। अल्लाह पाक हमारी बच्चियों की, बहनों की और बेटियों की हिफाजत करना, आमीन। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।